ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? सर, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? रुमैसा यूं थी कि अभी रो देगी। वो और अल्तमिश लिफ्ट में खड़े हुए ही थे कि एक फ्लोर नीचे जाकर अचानक ही लिफ्ट बंद हुई थी। दोनों ही गिरते गिरते बचे थे। रुमैसा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। फौरन लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करने लगी। सर, ये खुल क्यों नहीं रही? बंद क्यों हो गई है? रुमैसा का रंग फक हुआ था। आंखों से पल में आंसू जारी हुए थे। अल्तमिश उसे देखकर बोला, मिस्टर रुमैसा प्लीज आप चुप कर जाएं, मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। अल्तमिश ने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में शायद कोई तकनीकी मसला आ चुका था। ना वो खुल रही थी और ना ही चल रही थी। एक जगह आकर रुक गई थी। उसने जोर से लिफ्ट का दरवाज़ा धड़धड़ाया था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त उसका पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बस वो और रुमैसा ही ऑफिस में थे। चौकीदार से भी वो कह चुका था कि कुछ देर में उसके ऑफिस की पूरी इमारत को ताला लगाकर चला जाए, लेकिन अब ये मसला हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट को आखिर हुआ क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिफ्ट बंद हो जाए। शायद लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक चुकी थी, और जनरेटर ऑन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सारा ऑफिस खाली था। चौकीदार को भी ये लगा कि सब जा चुके हैं, इसीलिए उसने जनरेटर ऑन करके लिफ्ट देखने की भी कोशिश नहीं की। अल्तमिश ने फौरन से मोबाइल से फ़ोन किया था, लेकिन मोबाइल की सर्विस काम नहीं कर रही थी। रुमैसा की आंखों से आंसू बहे थे। सर, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? अल्तमिश कहने लगा, देखें मिस रुमैसा, मैं देख रहा हूँ कि क्या मसला है। मुझे लगता है लाइट चली गई है और किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया। एक्चुअली सारा स्टाफ जा चुका है, मैं और आप ही रह गए हैं। रुमैसा, मुझे आप अपना फ़ोन दें, मैं देखूं मेरा फ़ोन चल नहीं रहा। रुमैसा ने जल्दी से अपना पर्स खोल कर मोबाइल अल्तमिश के हाथ में पकड़ाया था। सर प्लीज़ किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है। उसे वैसे भी बंद कमरों से और लिफ्ट से घुटन का एहसास ज़्यादा होता था। अपने कमरे का दरवाज़ा वो तब बंद करती थी जब खिड़कियों को खोल देती थी। जो कमरा या जो भी जगह चारों तरफ से बंद होती थी, उसका सांस घुटने लगता था। उसे लगता था उसे सांस नहीं आएगा। एक अजीब सा फोबिया था जो उस पर सवार होने लगा था। अभी भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थी। ओहो, मुझे लग रहा है लिफ्ट के अंदर सर्विस नहीं आ रही। आपके मोबाइल में भी कोई सर्विस नहीं आ रही। अब क्या करूं मैं? कैसे खुलेगी ये लिफ्ट? अल्तमिश भी परेशान हुआ था। रुमैसा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार अपने माथे पर आने वाला पसीना वो साफ कर रही थी। दम घुटने लगा था। अल्तमिश भी परेशान था। लिफ्ट में अब घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा, अपनी टाई की नॉट ढीली की, क्योंकि बंद लिफ्ट में दोनों ही पसीने से शराबूर हो चुके थे। अब तो अल्तमिश ने लिफ्ट को धकेल कर खोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। रुमैसा बेहद परेशान थी। वो ऑफिस में स्कार्फ पहन कर आती थी, लेकिन अब दम घुटने की वजह से उसने सबसे पहले अपना स्कार्फ ढीला किया था। अल्तमिश ने जब उसके चेहरे से बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगा, मिस रुमैसा, आप अपना स्कार्फ उतार दें। रुमैसा बेहद परेशान थी। पहले तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। अल्तमिश उसके पास आया और कहने लगा, आपका पहले ही सांस रुक रहा है, देखे मुझे कोई नई मुसीबत में मत डालिएगा। वो परेशान भी बहुत था। उसके अपने माथे से पसीना बहने लगा था, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाए जा रही थी। तभी अल्तमिश ने उसके सर से स्कार्फ उतारा और स्कार्फ उतार कर अपने कोट के ऊपर फेंक दिया। वो रोई जा रही थी, खुदा के लिए लिफ्ट खोल दें वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसका सांस बहुत ज़्यादा घुटने लगा था और अल्तमिश को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना शूज़ ज़ोर से लिफ्ट पर मारना शुरू किया। सारे बटन्स पर अपना मुक्का मारा था कि शायद चल जाए, किसी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। पसीने से वो भर चुका था। अपनी शर्ट के 2 बटन उसने खोले, लेकिन इस छोटी सी लिफ्ट में ना कोई पंखा था और ना ही एसी चल रहा था कि कुछ सांस लेना आसान होता। बंद लिफ्ट में जैसे दोनों की जान निकाली थी। बार बार वो कॉल कर रहा था, फिर चिल्लाने लगा, कोई है? देखें, हमारी मदद करें, हम लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। कोई है जो मेरी आवाज़ सुने? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन कोई नहीं था। किसी की आवाज़ नहीं आई थी। ओह शिट! जैसे वो पीछे पलटा तो रुमैसा के हाथ में पकड़ी फाइल छूट चुकी थी। वो लिफ्ट में बैठती चली गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी गैर होती हालत देखकर अल्तमिश के हाथ पांव फूले थे। रुमैसा, रुमैसा क्या हुआ है तुम्हें? वो खुद परेशान होकर रह गया था, लेकिन रुमैसा के होंठ कपकपा रहे थे। पूरा वजूद कपकपाने लगा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी। एक तो अल्तमिश इस लिफ्ट के बंद होने पर परेशान था, अपनी भी हालत बिगड़ने लगी थी।
पसीना था कि बहे जा रहा था। उस पर उस लड़की की हालत, पानी की बोतल तक मौजूद नहीं थी कि वो उसे पानी पिला देता। शायद ऐसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार आता। वो बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन रोमैसा की आंखें बंद होने लगी थी। वो अजीब तरह से सांस ले रही थी, जैसे कि उसका सांस बंद हो रहा हो। वो बेहद परेशान हो गया था। उसके रुखसार को थपथपाने लगा। रोमैसा, कम ऑन, होश में आओ। वो अपनी शर्ट के कई बटन खोल चुका था, क्योंकि पसीना बहने की वजह से उसकी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर रोमैसा की बिगड़ती हालत। अब रोमैसा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ, लिफ्ट को बुरी तरह से पीटने लगा। कोई है जो हमारी मदद करे, प्लीज, खुदा के लिए लिफ्ट खोलें। एक लड़की का सांस रुक रहा है, वो मर जाएगी। खुदा के लिए कोई लिफ्ट खोले। कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का वो दरवाज़ा इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता था। अगर लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन शीशा होता वो तब भी उसे शीशे को तोड़ देता, लेकिन लोहे के दरवाजे को और उस पर बंद लिफ्ट के बंद डब्बे नुमा कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब तो लग रहा था जैसे रोमैसा का सांस बंद हो चुका है। खुदाया, मैं क्या करूं? अल्तमिश की अक्ल काम करना छोड़ गई थी। पहले तो उससे अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी, क्योंकि वो पसीने से भीग चुकी थी। अपनी हालत उसकी गैर हो रही थी। उस पर वो बेहोश लड़की उसके होश उड़ा रही थी कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और रोमैसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। रोमैसा, फॉर गॉड सेक यार, उठो। वो उसे झंझोड़ रहा था। फिर उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का सांस ले रही है। अल्तमिश के पास बस एक ही तरीका बचा था उसे बचाने का। इसीलिए मजबूरन अल्तमिश ने अपने होंठ रोमैसा के लबों पर रख दिए और उसे सांस देने लगा। पता नहीं चला कब वो अपनी कोशिश में उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। उसकी जान बचाने के गर्ज से ये सब कुछ कर रहा था। रोमैसा का दुपट्टा तो वो पहले ही उतार चुका था, ताकि उसे घुटन का एहसास कम हो सके। जिस कदर वो उसके करीब हो चुका था, उसे खुद भी एहसास नहीं था। इस वक्त सबसे पहली बात जो उसके जहन में थी वो ये थी कि वो लड़की की जान बचा ले। वो उसे अपनी सांसें दे रहा था जब एकदम से लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका। बाहर खड़े चौकीदार और चंद नौजवान उसे देखकर हैरान हुए। यूँ अचानक से लिफ्ट के दरवाज़ा खुलने पर अल्तमिश फौरन से पीछे हटा था। अब रोमैसा सांस ले पा रही थी। वहाँ खड़ा एक नौजवान अल्तमिश के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि अल्तमिश सच बताता, उस नौजवान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। चौकीदार और दूसरे नौजवान उस शख्स को पीछे करने लगे। अभी भी रोमैसा बेहोश थी। नौजवान कहने लगा, अगर मैं वक्त पर आकर शोर ना मचाता, ये कंपनी ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता, तो ये मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। इसने उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्तमिश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बंद हो गया था। मैं सिर्फ इसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। शर्ट उतार कर कौन सा सांस देने की कोशिश कर रहे थे तुम इसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। चंद नौजवानों ने पानी के छींटे रोमैसा के मुंह पर मारे थे। जब कुछ देर के बाद वो होश में आई थी, लेकिन होश में आते ही उसके होश उड़े थे। सामने उसका मंगेतर अहमर खड़ा था। उसे देखकर रोमैसा जल्दी से उठ बैठी। अब ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर आ रही थी। उसका सांस कुछ बहाल हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अपने मंगेतर अहमर को गुस्से में देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। एक नौजवान से कहने लगी, मुझे पानी दे दें प्लीज़, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा। एक नौजवान के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने रोमैसा को दे दी। वो पानी पीने लगी, लेकिन उसका मंगेतर अल्तमिश को बुरा भला कह रहा था। उसे बार बार धक्का दे रहा था, यहाँ तक कि लिफ्ट से बाहर धक्का दे चुका था। जैसे ही रोमैसा ने कुछ होश संभाला तो वो उठकर खड़ी हो गई। अहमर के पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वो हर बात से अनजान थी। अहमर कहने लगा, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रोमैसा कहने लगी, अहमर ये तुम क्या कर रहे हो? होश में तो हो, सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था, इसीलिए मैं। रोमैसा ने बस इतना ही कहा था कि अहमर कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है? इतनी देर तक तुम ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो? ये कहना था कि रोमैसा को अहमर पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये एक इत्तेफाक है कि ये सब कुछ वो अभी भी ये नहीं जानती थी कि ये हुआ क्या है।
अलबत्ता अल्तमिश को बिना शर्ट के देखकर उसे हैरत हुई थी। जब वो होश में आई थी वो शर्ट पहने हुए था, अलबत्ता शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे। पर जितनी घुटन लिफ्ट में थी, सांस तो उसका भी रुक रहा होगा, लेकिन वो हर बात से अनजान थी। अहमर कहने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं आज तुम्हें ऑफिस में लेने आ गया, तुम्हारी असलियत तो मुझ पर खुल गई। रुमैसा हैरान उसकी शक्ल देखने लगी, कहने लगी ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी असलियत? वो कहने लगा ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो। जो कुछ तुम दोनों लिफ्ट के अंदर कर रहे थे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम जैसी लड़की को मैं पूरे खानदान में बदनाम करके रख दूंगा, तुम्हारी असलियत बता दूंगा। मैं तो क्या, कोई और भी तुमसे शादी नहीं करेगा। रुमैसा कहने लगी अहमद, आप क्यों मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने मुझे क्या करते देखा है? वो कहने लगा ज्यादा शरीफ मत बनो। मुझे तो लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें वैसे भी इस्तेमाल कर चुका है, और अहमर कभी भी इस्तेमाल शुदा चीज़ को जेरे इस्तेमाल नहीं लेता। रुमैसा ये बात सुनकर तैश में आई थी, कहने लगी आप कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आखिर मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? सब चुप थे। अहमर कहने लगा खुद को आईने में देखो, तुम्हारी मीठी मीठी लिपस्टिक बता देगी कि तुम्हारे बॉस ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है। ये सुनकर रुमैसा के चेहरे की रंगत उड़ी थी। उसी ग्राउंड फ्लोर में लगे कदामत शीशे के पास गई। उसका फैला काजल, मीठी मीठी लिपस्टिक उसे जिस बात की तस्दीक कर रही थी वो रुमैसा के लिए सुहाने रूह था। उसने जब अल्तमिश की तरफ देखा तो वो नफ़ी में सर हिला रहा था। उसे बिना शर्ट के देख वो बुरी तरह से घबराई थी। डर कर भागते हुए इस इमारत से बाहर निकली, सामने आने वाले रिक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई और अपने घर का एड्रेस बताया और घर पहुंच गई, लेकिन बेहद खौफजदा थी। कुछ ही देर में अहमर उसके घर आया था। वो उसका चचा साथ था। चंद महीने पहले ही तो दोनों की मंगनी हुई थी, लेकिन जब से मंगनी हुई थी अहमर रुमैसा की हर बात में टांग अड़ाना अपना फ़र्ज समझता था। जॉब उसकी मजबूरी थी और पिछले 6 माह से कर रही थी। आज तक कभी उसकी अल्तमिश से ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। वो बहुत भी लिए दिए रहता था। स्टाफ के साथ तमीज़ से बात करता था, लेकिन अपने काम से काम रखता था। किसी से फ्री होने की उसने आज तक कोशिश नहीं की थी। अब भी अहमद के वालिद ने रुमैसा से कहा था कि सारी फाइल्स आज रीचेक करके रखना, और जो मीटिंग में हमें फाइनल चाहिए उसे लाजमी रेडी कर देना। बेशक तुम्हें जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि कल मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोताही हो। वो बेचारी सुबह से इसी काम में मसरूफ़ थी। लंच भी उसने नहीं किया था, और जब उसने सारा काम निपटा कर देखा तो 5 के बजाय 6:30 बज चुके थे। ऑफिस पूरे का पूरा खाली हो चुका था। सारा स्टाफ जा चुका था। उसने गहरी सांस ली। जान नहीं लग रही थी जब चौकीदार ने कहा कि अल्तमिश सर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। उसने वो सारी फाइल्स उठाई और ऑफिस में चली गई। सामने अल्तमिश अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कहने लगा हाँ बस अभी निकलने ही लगा हूँ। तभी अपने सामने रुमैसा को देखकर सीधा बैठ गया, फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा आपने मीटिंग की फ़ाइल तैयार की? और मैं सेकंड कहने लगी ये सब मैंने कर दिया है। उसने टेबल पर रख दिया। बस एक नज़र उसने फ़ाइल देखी। कहने लगा हाँ आपने काफ़ी हद तक हर बात को क्लियर कर दिया है। ओके ठीक है। साथ ही वो अपना कोट रिवॉल्विंग चेयर से उतार कर अपने बाजू पर लटका चुका था। कहने लगा मैं अब जाऊँगा, काफ़ी देर हो गई है। बस मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि आपका काम ख़त्म हो तो मैं भी जाऊँ। और रुमैसा को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती थी। वो नहायत शरीफ किस्म का नौजवान था। जब तक ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय होता था वो कभी भी ऑफिस छोड़कर नहीं जाता था। कहता था आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। सामने चौकीदार से भी कहने लगा कि आप भी जा सकते हैं। फिर रुमैसा से बात करते करते ही वो लिफ्ट तक पहुंचा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के अंदर दोनों बैठे लिफ्ट ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसका अंजाम शायद अब तुम। उसके लिए तो इतना बुरा न था, लेकिन रुमैसा कहीं की नहीं रही, क्योंकि अहमद ने आकर वो तमाशा लगाया कि रुमैसा रो रो कर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रह गई। लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया था। आते ही उसने नहाकर अपने कपड़े तब्दील किए, लेकिन मुंह धोते हुए खूब रोई थी। अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्तमिश उसके साथ ये सब कर सकता है। उसकी बेहोशी में उसके साथ कोई ऐसी गलत हरकत कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी भी उसने उसे नज़र भर कर नहीं देखा था। वरना औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है। इतनी तो अनजान नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ ये सब हुआ था। अहमर कहने लगा मैं इस वक्त नाम और दागदार लड़की से शादी नहीं करूँगा, जब पता नहीं कितने बार अपने बॉस के साथ मुंह काला कर चुकी है। आज तो अचानक से लिफ्ट खुल गई तो मैंने इसके करतूत सामने देख ली। मुझे देखकर ये बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अल्तमिश बहुत इसके साथ बेहूदगी कर रहा था, मैं बयान ही नहीं कर सकता। अहमर बेहद गुस्से में था। रुमैसा रोने लगी। अपने बाप के
दरवाजे से कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता लिफ्ट बंद हो गई थी, मेरा दम घुट रहा था इसीलिए मैं बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती कि बेहोशी के आलम में मेरे साथ किसने क्या किया। वो कहने लगा, लो और सुन लो, बेहोशी में से ये तक नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है। इसके वालिदैन माथे पर बल डाले रुमैसा की बात सुन रहे थे। वो कहने लगे, हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, तुमने हमें बदनाम करके रख दिया। क्या इसलिए नौकरी करने चाहती थी? दुख तो कहती कि मेरी इज्जत पर आंच नहीं आएगी और तुम मेरी माली हालात में मदद करोगी। ये मदद की है तुमने मेरी। रुमैसा के वालिद कय्यूम साहब पर तो जैसे गुस्से के मारे पागलपन का भूत सवार हो गया था। कहने लगे, मैं बदनामी कभी भी अपने नाम नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें जान से मार डालूंगा रुमैसा। जबकि रुमैसा हाथ जोड़े कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ तक कि बाहर का मेन दरवाज़ा भी खुला हुआ था। बाहर से भी चंद लोग तमाशा देख रहे थे जब कय्यूम साहब ने आगे बढ़कर रुमैसा का गला दबाया और इतनी ज़ोर से दबाया कि रुमैसा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना बाप उसे जान से भी मार सकता है। कय्यूम साहब बस यही कह रहे थे कि मैं अपनी इज्जत की भेंट तुम्हें चढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपनी पगड़ी दूसरों के सामने उछाल नहीं सकता। मैं अपनी गैरत की खातिर तुम्हें जान से मार डालूंगा। यही कह रहे थे जब तेज़ी से उसके घर के अंदर दाखिल हुआ। जानता था जिस गुस्से में अहमर गया है कहीं रुमैसा की ज़िंदगी को अजीरन न बना दे। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ देखा कि वो रुमैसा का गला दबा लेते, उसे जान से मारने के दर पे था। बिस्मिल्लाह करके कय्यूम साहब के हाथ से रुमैसा का गला आज़ाद किया और कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया। अल्तमिश को अपने सामने देखकर कय्यूम साहब का फिशार खून बढ़ा तो उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया। कमीने, तुमने मेरी बेटी के साथ? वो कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी बेटी की जान बचाने की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आप लोग पता नहीं क्यों हमें बदनाम कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपकी गलत फहमी को दूर कर सकूँ। अमर कहने लगा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उसे देखा बगैर शर्ट के रुमैसा पर झुका हुआ था और जो कमीनगी दिखा रहा था मैं बयान नहीं कर सकता। कहने लगा, अगर मैं गलत होता तो यहाँ कभी नहीं आता। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा? क्यों अपनी बेटी को बर्बाद कर रहे हैं? दरवाज़ा खोलकर तमाशा लगा के रख दिया। अपनी ही बेटी की इज्जत का जनाजा पढ़ाना चाहते हैं। देखें, ये लड़की बेकसूर है। अगर आपको लगता है मैं कसूरवार हूँ तो सज़ा मुझे दें। इस बेचारी को क्यों आप लोगों ने गैरत का मसला बना दिया? क्यों इसे जान से मारना चाहते हैं? कय्यूम साहब कहने लगे, तो सज़ा चाहिए तुम्हें? लगता है तुम कसूरवार हो और सज़ा भुगतना चाहते हो। कहने लगा, हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ तो सज़ा मुझे दें। खुदा के लिए अपनी बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम मत लगाएं। कय्यूम साहब कहने लगे, तो ठीक है, जाओ ले जाओ इसको अपने साथ। रुमैसा का बाजू पकड़कर उन्होंने बुरी तरह से उसे बाहर की तरफ फेंका था। वो शायद गिर जाती अगर अल्तमिश उसे संभालता नहीं, लेकिन जल्दी ही उसने अपना आप अल्तमिश से अलग किया था और गुस्से से देखने लगी। कल तक उसकी नज़र में अल्तमिश की बहुत इज्जत थी, लेकिन अगर उसने वाकई लिफ्ट में उसके साथ कुछ गलत किया था तो आज वो जिस मकाम पर थी, जिस वजह से बदनाम हुई थी, वजह अल्तमिश था। उसके वालिद कहने लगे, ले जाओ उसे यहाँ से और ख़ुद भी दफ़ा हो जाओ। कहने लगा, ये अब क्या कह रहे हैं? ये बेटी है आपकी? कय्यूम साहब कहने लगे, मर गई है मेरे लिए, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं अगर इतना ही इसका एहसास है तो ले जाओ इसे। और तुम समझते हो कि ये काबिल इज़्ज़त है तो फिर इसे अपनी इज़्ज़त बना लो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इसे अपनी इज़्ज़त कभी नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम जैसे अमीरजादों के लिए उनकी पर्सनल सेक्रेटरी सिर्फ दिल बहलाने की चीज़ होती है। अल्तमिश को बेतहाशा गुस्सा आया और कय्यूम साहब की सोच पर अफसोस भी हुआ था। कहने लगा, ठीक है, मैं बना लेता हूँ उसको अपनी इज़्ज़त, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लड़की शरीफ है। अगर आपको इसकी शराफत का यकीन उस वक्त आएगा जब मैं इसे इज़्ज़त दूँ तो मैं दे देता हूँ इज़्ज़त, मगर इसे यहाँ से लेकर तभी जाऊँगा जब ये मेरी बीवी बन जाएगी। बुलाएं निकाह खां को और आप मेरा निकाह रुमैसा से पढ़ा दें। लेकिन रुमैसा साकित खड़ी होती थी। कहने लगी, नहीं करनी मुझे इनसे शादी अब्बा, आप मेरा गला दबा दें, मुझे जान से मार डालें, लेकिन मुझे नहीं करनी इससे शादी, मैं नहीं करूँगी इससे निकाह, मुझे इनकार है। कय्यूम साहब कहने लगे, अब्बा कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपकी बदनामी का सबब बने। आप मुझे एक कोने में रहने की जगह दे दें, मैं सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं इस बदनामी के साथ इस घर से नहीं जाऊँगी। अगर इस शख्स ने मेरी बेहोशी का कोई गलत फ़ायदा उठाया है तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, और निकाह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कय्यूम साहब कहने लगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा पर यहाँ नहीं रखूँगा। फिर कहने लगे, जाओ अहमर, जाकर मस्जिद से निकाह खां को लेकर आ। इस लड़की को मैं अभी इसी के साथ रुखसत करूँगा जिसने इसके साथ गुनाह किया है।
یہ میرے گھر پر نہیں رہے گی۔ رمیسا ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمر ایک نکاح خواں کو لے آیا۔ شکوہ کنہ نظروں سے رمیسا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے بیٹی کے سر پر چادر تک نہیں دی۔ محسب بھی جان وجود کی طرح کھڑی تھی۔ جب آگے بڑھ کر التمش نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا، قیوم صاحب نے تو بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ماں اپنی جگہ پر روئی جا رہی تھی۔ چھوٹی بہن بھی وہیں کھڑی تھی، اپنے باپ کے لیے بیٹا بننے کی خواہش میں، اپنے باپ کا سہارا بننے کی خواہش میں آج وہ کس ذلت سے گزر رہی تھی۔ اسے التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے بڑا شریف انسان سمجھتی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کروا دیا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر رمیسا نے یہ نکاح کیا تھا، اور نکاح ہوتے ہی قیوم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہنے لگے اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ نہ کسی نے سر پر پیار دیا، نہ اسے دعا دی۔ روتے ہوئے وہ التمش کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں بھی کبھی اپنے باپ کے گھر سے رسوا ہو کر نکلے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مترنم ہو چکی تھیں۔ التمش جب اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ خود گاڑی سے اتر کر رمیسا کے دروازے کی طرف آ کر اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ رمیسا کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ خود نیچے اتر گئی۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کو عزت دی تھی، اس کا باپ تو اسے جان سے مار ڈالنے کو تیار تھا، لیکن اس نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، اور اس کو اس لڑکی کا رویہ التمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ہمراہی میں ہی گھر کے اندر لے کر گیا تھا۔ اب تو ایک اور تماشا رکھنا باقی تھا، جو اسے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے برداشت کرنا تھا۔ اس لڑکی کی جان بچانا التمش کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ نہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی والدہ بیٹھی تھی۔ التمش کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ لڑکی روئی روئی سی تھی، ابھی بھی اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اب سمجھے اندر داخل ہوتے ہی رمیسا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ دیکھ کر انیلا بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ ان کا بیٹا ایسا تھا تو نہیں کہ کسی غیر لڑکی کا یوں ہاتھ پکڑے۔ جتنا وہ محنتی تھا، کاروبار کو فوکس کرنے والا تھا، اتنا ہی لڑکیوں کے معاملے میں بالکل لاپرواہ تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے انوالو نہیں ہے۔ انیلا بیگم چل کر التمش کے پاس آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ انیلا پھر کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ التمش کہنے لگا، یہ رمیسا ہے، میری بیوی۔ یہ سن کر انیلا بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، التمش تم ہوش میں تو ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا، ماں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد بھی سیڑھیاں اتر کر آئے۔ التمش کے ساتھ انہوں نے رمیسا کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے تم یہ رمیسا کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ وہ رمیسا کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آفس میں کام کرنے والی ایک عام سی ادنا سی امپلائی ہے۔ کہنے لگا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جبار صاحب کا پارا تو ہائی ہو گیا اور وہ سیڑھیاں اتر کر بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انیلا بیگم تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جبار صاحب کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس ادنا سی لڑکی سے نکاح کیا؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، بس محبت ہو گئی تھی اس سے۔ یہ سن کر جتنا جبار صاحب حیران ہوئے تو اتنی ہی رمیسا بھی حیران تھی۔ وہ برجستہ اس کی شکل کی طرف دیکھنے لگی۔ رمیسا کو تو لگا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجبوراً اسے رمیسا سے نکاح کرنا پڑا، اپنی مظلومیت کا رونا روئے گا کہ میں نے اس مجبور لڑکی کو بچایا ہے، لیکن اس نے جو کچھ کہا، جو وہ کہہ رہا تھا، رمیسا کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جبار صاحب کہنے لگے کہ آپ بک رہے ہو۔ تم یہ کہنے لگا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیوی ہے میری، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس لیے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار سناٹے دار تھپڑ التمش کے منہ پر پڑا تھا۔ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا کہ تم ایک عام سی لڑکی سے نکاح کر کے میرے گھر لے کر آ جاؤ؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارے اور اس لڑکی کے سٹیٹس میں کتنا فرق ہے۔ میں مر کر بھی کبھی اسے بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا، بہو تو یہ آپ کی بن چکی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی رمیسا کو اپنے کمرے میں لے جانے لگا، جبار صاحب نے التمش کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ آج کے بعد نہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی میرے آفس میں۔ اگر تمہیں واقعی میرے پاس آنا ہے تو تم اس لڑکی کو چھوڑ کر آؤ گے۔ روم ایسا تو جب
बास साहब का रवैया देखकर हैरान थी। अभी तो वो ठीक से ये नहीं समझ पाई थी कि अल्तमिश ने उसके साथ क्या खेल खेला था। हल्का मिर्च कहने लगा, नुकसान आपका है डैड। आपकी कंपनी को मैंने चंद सालों में ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब्बार साहब ने गुस्से से देखा और कहने लगे, तुम मुझे बातें सुना रहे हो? मुझ पर ये जता रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा किया था? निकल जाओ यहाँ से। जब थक के खाओगे ना, तब तुम्हें बाप की याद आएगी। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे अच्छी जॉब मिलती है। तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो? तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। आज तक तुम्हें जो वैल्यू मिली है, मेरी वजह से मिली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे, तो इस लड़की को वहीं छोड़ाओ जहाँ से लेकर आए हो। अल्तमिश कहने लगा, नहीं, अपनी बीवी को मैं इसलिए नहीं लाया कि उसे दुनिया की दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दो। आपकी मर्जी, आपने रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तब भी मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो रुमैसा को लेकर बाहर निकल गया। उसके साथ चल रहा था। कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले तो पता नहीं था कि चंद घंटों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। कहने लगा, जहन्नुम में लेके जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो भी ठीक है, नहीं चलना तो भी चलना तो पड़ेगा, इसीलिए मुंह बंद रखो। और गुस्से से कहा था। जैसे ही रूट ख़त्म हुआ, मेन रोड शुरू हो चुका था। वहीं से उसने एक टैक्सी कराई और टैक्सी ड्राइवर को एक होटल में जाने के लिए कहा। मैं ऐसा कभी बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शायद वो उसके साथ अय्याशी करने के लिए उसे होटल के कमरे में लेकर जा रहा था। इस सोच ने रोमैसा के होश उड़ गए थे। गाड़ी जब एक होटल के सामने रुकी और उसे होटल के कमरे तक लेकर गया, तो वो कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। अंदर नहीं जाऊंगी। कहने लगे, फिर तकलीफ है तुम्हें? क्यों नहीं जाओगी? मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों अंदर लेकर जाना चाहते हैं। वो कहने लगा, अच्छा क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? वो कहने लगी, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यहाँ खड़े होकर कमरे का दरवाज़ा खोल कर उसने बाजू पकड़कर उसे अंदर किया था और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहाँ पर रुमैसा को रख सकता। मैं इससे बेड पर कोने में बैठ गई। कुछ देर तो सर पकड़कर बैठा और ये सोचता रहा कि अब आगे क्या करें। फिर उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उमैर, मुझे तुम्हारा खाली फ्लैट है, मुझे मिल सकता है बस चंद महीनों के लिए? वो अपने किसी दोस्त से कह रहा था, ठीक है, अब मैं तुम्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बता देता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चाबी भिजवा दो। फिलहाल तो सही समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रुमैसा उसे बड़ी जांचती हुई नज़रों से देख रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद उसने गहरी सांस ली। कम से कम 3-4 महीने का इंतज़ाम तो हो चुका था और इतनी देर तक यकीनन उसके बाप को उसकी कदर ज़रूर हो जाती। उसने एक नज़र रुमैसा पर डाली जो उसे ही देख रही थी और बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन जैसे ही नज़रों का तसादम हुआ तो गड़बड़ा कर नज़रें झुका गई। अल्तमिश कहने लगा, कुछ खाना है? तुम्हें मंगवा के दे देता हूँ। वो कहने लगी, जहर खाना है, मंगवा कर दे सकते हैं तो दे दें। रूम ऐसे को जुमला सुनकर वो मज़ीद गुस्से में आया था। कहने लगा, अगर ऐसा कोई इरादा था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे बाप के घर से तुम्हें निकाह करके लेकर ही नहीं आता, मर जाती उनके हाथ से। उसने गुस्से से जवाब दिया था। रुमैसा कहने लगी, तो मैं आपकी मिन्नत तो नहीं की थी? अगर आपने मुझे अपनाया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, पता नहीं आपने मेरी बेहोशी का क्या फ़ायदा उठाया। ये सोचकर वो फिर से रोई थी। और तुम? उसको जी चाहा कि इस लड़की का मुंह तोड़ के रखता। अच्छा होता कि वो लिफ्ट में मर जाती। उसको बचाने के चक्कर में बदनामी भी मोल ली, फिर उसकी ज़िंदगी और इज्जत बचाने के लिए उससे निकाह भी किया। और वो लड़की अब भी उसे ही बुरा कह रही थी। अपने बाप के सामने वो जलील होकर उसे अपने साथ लेकर होटल में आया था, इसके लिए घर का इंतज़ाम कर रहा था। लेकिन वो लड़की पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। कहने लगा, हाँ, तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया था। बंद लिफ्ट में मुझे तुम पर रोमांस करने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा इससे पहले कि तुम मर जाओ और मेरा चांस ख़त्म हो जाए, मैं इस चांस को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए बंद लिफ्ट में तुम्हारी बेहोशी का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। मुझे तो लग रहा था कि मरोगी, मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं, तुम होश में आ गए। वो चिढ़कर बोला था। ये सुनकर तो रुमैसा के तन बदन में आग लग गई थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए, वो भी बंद लिफ्ट में? जब मैं होश में आ गई थी, मेरा सांस बंद हो रहा था, आपको रोमांस सूझ रहा था? शर्म आनी चाहिए आपको। रोमांसा की यह हालत ठीक ज़मीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए। उसे नहीं पता था कि उसका बॉस, जिसकी वो दिल से इज्जत करती, उस पर गंदी नजर रखे हुए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटे बाद उसके दोस्त का ड्राइवर आकर उसे फ्लैट की चाबी दे गया। वो कहने लगा, चलो, ये ड्राइवर हमें फ्लैट तक छोड़ भी देगा। और मैं ऐसे कहने लगी,
मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अल्तमिश ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। फिर रुमैसा के पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हारे नखरे देखने का मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है, और तुम अपने पैरों से जाना पसंद करोगी या गोद में उठाकर ले जाऊं? तो रुमैसा ये सुनकर फ़ौरन से खड़ी हुई थी। कहने लगी, हाथ भी मत लगाइएगा मुझे। ये कहकर वो होटल के कमरे से बाहर चली गई। नीचे गाड़ी में ड्राइवर बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। उसके दोस्त के ड्राइवर ने ही फ्लैट तक उन्हें पहुंचाया था। फ्लैट के अंदर आते ही रुमैसा ने देखा तो घर बिल्कुल खाली था, मिट्टी से भरा पड़ा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारा, एक तरफ रखा, कहने लगा, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। फिर देखा तो एक कोने में झाड़ू पड़ा हुआ था। कहने लगा, ऐसा करो, तुम झाड़ू लगाओ, मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, फर्श को धो लेता हूँ, साफ हो जाएगा। ऐसा कहने लगी, जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगी, आपने मेरे साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। अल्तमिश कहने लगा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं, समझ आई ना? और ना ही तुम किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो जो तुम्हें सफाई नहीं आती। ये कहकर झाड़ू उसके हाथ में पकड़ाया था। कहने लगा, साफ करो घर को। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। वहाँ एक पाइप मौजूद था। पाइप से उसने पूरा फर्श गीला कर दिया। मजबूरन रुमैसा को उसके साथ मिलकर पूरा फ्लैट धोना पड़ा। काफ़ी हद तक वो साफ हो चुका था। 2 घंटों की मेहनत के बाद सुकून का सांस लिया। पंखे पहले से मौजूद थे और लाइट भी, लेकिन फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अल्तमिश के अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 10 से 12 लाख थे और वो फजूल में कोई भी सामान लाने के हक में नहीं था। जानता था पूरी कंपनी उसने संभाल रखी है, उसका बाप उसके बगैर चल ही नहीं सकता। इसीलिए दरवाज़ा लॉक करके वो फ्लैट से बाहर निकला था। रक्षा करवाया, सोने के लिए 2 मैट्रेस लेकर आया था, साथ में ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान जिसके बगैर गुजारा करना मुश्किल था। बाकी वो कोई चीज़ नहीं लाया था। अपने लिए एक ट्राउज़र शर्ट लेकर आ गया और रुमैसा के लिए एक से ज़ायद सा लिबास। तो वो एक कोने में बैठी रो रही थी। अल्तमिश ने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। पता नहीं ये लड़की किस बात का शोक मना रही है। शोक तो मुझे मनाना चाहिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो नेकी करना महंगा पड़ गया है। रात के लिए पका हुआ खाना भी लेकर आया था, साथ में ज़रूरत का सामान भी, चाय बनाने की केतली, खाना बनाने की देचकी, कुछ नमक मसाले। फ़िलहाल तो दाल चावल उठा कर लाया क्योंकि फ्रिज भी मौजूद नहीं था। सब कुछ लाकर उसने कुछ किचन में रखा। फिर जो है रक्शे वाले से ये मैट्रेस लाने के लिए ऊपर कहा था, वो मैट्रेस उसने एक कमरे में बिछवा दी। रुमैसा उसी को देख रही थी। मुझे तो लगता है सब कुछ इस शख्स ने प्री प्लान किया है। कैसे घर का सामान ले लेकर आ रहा है, जैसे पहले से सोच रखा था। पता नहीं मैं इस शख्स की नज़रें पहचान क्यों नहीं पाई। मुझे लगता है इसने सारा खेल जानबूझकर मेरे साथ खेला था। लिफ्ट का बंद होना और फिर अपनी शर्ट उतारना, बेहोशी में मेरे साथ न जाने क्या कुछ करना, लिफ्ट का अचानक से खुलना और फिर फटाफट से निकाह करने के लिए भी पहुंच गया। अगर इसने मेरे साथ कुछ ना किया होता, ये मजबूरन मुझे बचाने के लिए कुछ किया होता, तो यूं मुझसे निकाह करने के लिए ना पहुंच जाता। यकीनन इसकी नीयत में पहले से फतूर था। ये मुझ पर बुरी नज़र रखता था। रुमैसा यही सोच सोच कर अपना दिल जला रही थी जब अल्तमिश कमरे में आया। इस वक्त नहा धोकर ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। ये एक शॉपिंग बैग है, उछालकर रुमैसा की तरफ फेंका। कहने लगा, नहाकर कपड़े बदलो, फिर मिलकर खाना खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर जैसे रुमैसा को आग लगी थी। फ़ौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, मिलकर? आपको क्या लगता है मैं बड़ी खुशी खुशी आपसे शादी की है जो मैं आपके साथ मिल बैठ कर खाना खाऊंगी, आपसे मीठी मीठी बातें करूंगी? मुझे नहीं पता था आपकी नीयत में फतूर है। आप मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। ये आप मेरे साथ ये सब ड्रामा रचाएंगे। इससे पहले कि वो और बहुत कुछ कहती, वो बड़े बड़े कदम उठाता उसके पास पहुंचा था। कहने लगा, इस वक्त बहस सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जाकर नहाओ, हुलिया देखो अपना, मिट्टी से भरी हुई हो। रुमैसा ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में नहाने चली गई। बाहर आई तो अल्तमिश खाना खा चुका था। उसकी बिरयानी का बॉक्स पड़ा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। रुमैसा ने दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया था, सर भी ढांप लिया था। बिरयानी खाकर बॉक्स किचन में रखा, कचरे की बास्केट में डाल दिया। दोनों मैट्रेस इसी कमरे में बिछे थे और अल्तमिश दूसरे कमरे में था, अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अपनी सीवी का ही जगह जगह भेज चुका था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और रुमैसा वैसे भी थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही सो गई। जब रात को वो कमरे में आया तो बेखबर सो रही थी। बाल गीले थे, इसीलिए उसने ना तो जूड़ा बनाया था ना चुटिया बांधी थी और इस वक्त वो करवट के बल लेटी हुई थी।
اس کی کمر تک آتے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلی بار التمش نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ لڑکی اتنی بھی معمولی شکل و صورت کی نہیں تھی، اچھی تھی، خوبصورت تھی، معصوم بھی بہت تھی۔ پہلی نظر میں اسے اچھی بھی لگی تھی، شریف لڑکی تھی۔ آج تک کبھی اس نے التمش کو متاثر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، دوسری لڑکیوں کی طرح۔ اکثر لڑکیاں تو اسے مسکرا کر دیکھتی تھیں، ادائیں دکھاتی تھیں کہ ایک بار التمش کی طرف سے اشارہ ہو اور وہ اس کے ساتھ فری ہو جائے، بے تکلف ہو جائیں، لیکن رومیسا نے ایسی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے تو کبھی مسکرا کر کسی بات کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ بے تاثر چہرہ رکھتی تھی، کام کی بات کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ میٹرس پر سو رہی تھی، بال بکھرا کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ ایک پل کو اسے اس انداز میں دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا تھا۔ التمش چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو اس قدر غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ رومیسا اس کی بیوی بن چکی تھی، خود بخود ہی اس سے اٹریکشن محسوس ہونے لگی۔ اس کے قریب بیٹھا اور بے ساختہ اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے قریب آنے لگا۔ زلفوں سے اٹھنے والی خوشبو اسے دیوانہ سا بنا رہی تھی۔ التمش کا تو ایک پل کو خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جب اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ رومیسا کے چہرے کے بے حد قریب کیا تو اچانک سے رومیسا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنے بے حد قریب التمش کی سانسوں کو محسوس کر کے وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ بے حد قریب دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ التمش کے سینے پر رکھ کر اسے دور کیا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسے تو لگا تھا شاید اس کی یوں آنکھ کھل جانے پر التمش تھوڑا سا ہڑبڑائے گا، گھبرائے گا اور 100 طرح کی صفائیاں پیش کرے گا، مگر التمش نے اپنا لہجہ وہی نرم رکھا۔ تھوڑا پیچھے ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ شوہر ہوں تمہارا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے تھے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے اتنے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ لفٹ میں بھی آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، آپ نے میرا فائدہ اٹھایا تھا نا، اور ایک بار پھر آپ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جس طرح بول رہی تھی التمش نے ماتھے پر بل پڑے، پھر کن پٹی کھجا کر کہنے لگا، شاید تم بھول رہی ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، بیوی ہو تم میری، میرے لیے حلال ہو، جائز ہو، اور ہر طرح سے تم میرے لیے میری حد تک آزاد ہو۔ میں تمہیں دیکھوں، چاہے جس بھی حال میں دیکھوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ میرا تم پر تم سے بھی زیادہ حق ہے، تو تم یہ سوال کرنے والی کوئی ہوتی ہی نہیں ہو۔ میں تمہیں کب دیکھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ دوپٹے سے خود کو چھپا کیوں رہی ہوں۔ تمہارے وجود کے ہر ایک انگ پر میرا ہی حق ہے۔ وہ اس کے سینے کی جانب دیکھ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اب تو وہ بالکل یقین کر چکی تھی کہ یقیناً پہلے سے ہی میرے باس کی نیت مجھ پر خراب تھی، تبھی انہوں نے یہ سب کچھ کر کے مجھ سے شادی کی۔ لیکن اب اسے یوں گھبراتا دیکھ کر التمش وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، پتہ نہیں خود کو کہیں کی اپسرا سمجھتی ہے۔ اتنا ہی خود کو چھپا کر رکھنا ہے تو لکڑی کے صندوق میں خود کو بند کر کے قبر میں دفن ہو جاؤ۔ التمش بڑبڑا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ اس کے بعد پوری رات رومیسا ڈر سے سو نہیں سکی تھی کہ کہیں دوبارہ سے التمش نہ آ جائے۔ التمش نے جہاں جہاں سی وی بھجوائی تھی، کہیں سے بھی کوئی بھی اسے نوکری پر رکھ نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ پر اسے انٹرویو کے لیے بلا بھی لیا گیا تھا۔ اس کی سی وی بے حد شاندار تھی اور کمپنی کو ایسے ہی مینیجر کی ضرورت بھی تھی، مگر ابھی وہ بیٹھا باس کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پرسنل موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے جبار صاحب، بتائیے کیسے کال کرنی ہوئی؟ التمش سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بات نہیں بن پائے گی۔ جیسے جیسے اس کی کمپنی کا باس جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ کہنے لگا، ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ساتھ نمک حرامی تھوڑی کریں گے۔ آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ فون بند کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا جی، بلا شبہ آپ جبار صاحب کی اکلوتی اولاد ہو،
لیکن ہم بھی مجبور ہیں. جو تعلقات آپ کے ابا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نوکری نہ دی جائے. اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے. اس شہر میں 7 بڑی کمپنیاں تھیں اور ان 7 میں وہ جا چکا تھا، مگر ان سب نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے. جبار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اور آ کر میرے قدموں پر جھکے گا نہیں، تب تک یہ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا. اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے اس کی محنت کا پھل اسے مل جائے گا؟ جب تک باپ کا ساتھ نہ ہو تب تک یہ دنیا والوں کے پیروں تلے رونتا رہے گا. وہ اپنی انا میں بیٹھے تھے اور یہاں دھیرے دھیرے بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا. ایک پل کو بھی التمش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور ایک لڑکی کی زندگی اس نے بچائی ہے. اس شام جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں التمش کو اس کا ایک دوست مل چکا تھا. اسی کی کار میں بیٹھ کر وہ گھر جانے لگا. آج تک اس نے التمش کو اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل نہیں دیکھا تھا. یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکلی تو التمش اسے بتانے لگا کہ کس طرح ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا بزنس بھی جا چکا ہے. دونوں کی جگری یاری تھی. وہ اسے وہاں سے سیدھا ایک ریسٹورانٹ لے گیا. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر اس کا دوست حماد کہنے لگا کہ تم جس طرح کا ماسٹر مائنڈ رکھتے ہو ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا. تم نے جس طرح اپنے باپ کی کمپنی کو عروج پر پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ بھی مل کر کام کرو. انویسٹ میں کروں گا، بس تم نے اس بزنس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے. ہم دونوں پارٹنرشپ پر کام کریں گے، لیکن میرا پیسہ اور تمہارا دماغ چلے گا. اس سے اچھی آفر تو التمش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ تو کافی خوش ہو گیا تھا. جب گھر گیا تو رمیسا پریشان سی بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب ایسے تو نہیں چلے گا. آپ کو تو نوکری مل نہیں رہی، لیکن مجھے تو مل ہی جائے گی، اسی لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں. مگر التمش نے اسے سمجھا چکا تھا. شاید پہلی بار ہی تھا جب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے بزنس اور سارے ماسٹر پلان کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی. واقعی محنتی لڑکی تو وہ بھی تھی. فوراً مسکرا کر کہنے لگی، میں آپ کی جس قدر ہو سکے مدد کروں گی. یوں گھر بھی اور آفس بھی وہ مل کر کام کرنے لگے تھے. اسی بیچ کب دونوں کے بیچ محبت بڑھنے لگی انہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ سارے وسوسے اور شکوے شکایات جو رمیسا کے دل میں التمش کو لے کر تھے وہ دھلنے لگے تھے. وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اس کی عزت بچائی تھی اور وہ بلا وجہ ہی اس پر شک کرتی آئی تھی. ایک شام جب وہ دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پروجیکٹ حاصل کر چکے تھے تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی. یہ پروجیکٹ کروڑوں کا تھا. ان کے دن بدلنے والے تھے. ابھی وہ جا ہی رہے تھے جب راستے میں بارش شروع ہو گئی. بھیگتی گاڑی، بارش اور گرجتے بادل. رمیسا کو یہ منظر دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا. بے ساختہ اس نے التمش کا بازو پکڑ لیا. کہنے لگی، التمش پلیز گاڑی جلدی چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے. ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے اور وہ اس لڑکی کو یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، بس بھی کر دیا کرو رمیسا، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ تم رونا شروع کر دیتی ہو. کبھی اندھیرے میں تمہیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کبھی لفٹ میں، کبھی گاڑی میں، بارش سے بھی ڈر لگتا ہے. اب تمہیں وہ ہڑبڑا کر کہنے لگے کہ جی. کہنے لگا کہ تم التمش کی بیوی ہو، تمہیں یوں ڈرنا زیب نہیں دیتا. چلو آج میں تمہارے سارے ڈر اتارتا ہوں. اس وقت دونوں جہاں پر موجود تھے ایک ویران علاقہ تھا. اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں. جب اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکل آیا وہ فوراً ڈرتے ہوئے التمش کے سینے میں چھپ گئی. یہ بادل گرجیں گے، بجلی میرے پہ گر جائے گی، پلیز ایسا مت کریں. مگر وہ اسے بارش میں کھڑا کر چکا تھا. بادل گرجنے کے بعد بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی. وجود کی رعنائیاں واضح ہونا شروع ہو چکی تھیں. جب التمش اس کے بھیگے وجود میں کھونے سا لگا، اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا جو کہ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے. کہنے لگا، ادھر دیکھو، تمہیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں میرے قریب ہو کر بھی خوف آتا ہے؟
وہ جس انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، رمیسا تو اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب دونوں کے جذبات ایک ساتھ ابال مارنے لگے تھے۔ وہ وہیں اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک دوسرے میں وہ دونوں کھو چکے تھے۔ تبھی دور سے آتی گاڑی کے ہارن سن کر تیز بارش میں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ شرم کے مارے رمیسا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور التمش بھی گاڑی کو چلا چکا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ رمیسا اور التمش کے چہرے پر تھی۔ ایک پل کے لیے بھی التمش نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ فلیٹ میں آنے کے بعد وہ بھاگ کر فوراً کپڑے نکال کر واش روم جانے لگی۔ جب التمش اس کا ہاتھ پکڑ گیا اور کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے کپڑے بدلنے لگی ہو؟ ادھر آؤ، میں خود تمہارے کپڑے چینج کروں گا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ التمش کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا اور بالکل کروں گا، تم صرف اور صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر اسے قریب کر چکا تھا اور پھر کمرے کی روشنی بجھ چکی تھی۔ وہ رات دونوں کی یادگار رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوری شدتیں رمیسا کے وجود پر وار چکا تھا۔ اگلی صبح جب رمیسا کی آنکھ کھلی تو اس کے بھیگے کپڑے فرش پر ایک جانب کو پڑے تھے اور وہ صرف کمفرٹر میں لپٹی التمش کے سینے سے لگی تھی۔ دل ملا کر فوراً خود کو التمش سے دور کی اور واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد دونوں کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آپسی تعلقات تو ٹھیک ہو گئے تھے، مگر ساتھ ان کا بزنس بھی ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ جہاں ایک جانب التمش کی کمپنی ترقی کر رہی تھی اور دوبارہ سے اپنا گھر، گاڑی، بینک بیلنس پا چکا تھا، وہیں دوسری جانب جبار صاحب کی کمپنی ایک بار پھر اسی نوبت پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جو پروجیکٹس انہوں نے کلائنٹس کے ساتھ شروع کیے تھے وہ بیچ میں چھوٹ چکے تھے۔ کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ مجبوراً جبار صاحب کو یہ ماننا پڑا کہ وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ہی دم سے تھے۔ انیلا بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھی، کہنے لگیں کہ اب بس بھی کر دیں، 6 مہینے گزر چکے ہیں، مزید کتنا میں اپنے بیٹے کے بغیر رہوں گی؟ ضروری ہے کہ ہر روایتی باپ کی طرح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کریں؟ جائیے اور جا کر میرے بیٹے کو لے کر آئیے، اور میری بہو کو بھی۔ وہ دونوں میاں بیوی عالی شان محل نما گھر کے باہر پہنچے تھے، جہاں پر چند روز پہلے ہی التمش شفٹ ہوا تھا، مگر واچ مین نے انہیں بھی روک لیا تھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ جب تک سر اجازت نہیں دیں گے آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ مگر پھر التمش کو جب پتہ چلا کہ اس کے والدین آئے ہیں تو وہ فوراً خود باہر آیا تھا۔ جبار صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فوراً گلے سے لگا لیا۔ انیلا بیگم بھی رونے لگی تھی۔ جبار صاحب کہنے لگے، بلا شبہ آج میں جس مقام پر تھا وہ صرف تمہاری وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ میں نے تم سے دور ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ پچھتاوا چاہے جیسے بھی آیا تھا مگر انہیں آ چکا تھا۔ وہ اندر آ کر بیٹھے تو اتنے میں اپنے کمرے سے رمیسا نکلی تھی۔ جبار صاحب کی گہری سانس خارج کر کے آگے بڑھا۔ انیلا نے بے ساختہ نظر اس کے پیٹ پر ڈالی تھی۔ صاف ظاہر تھا رمیسا ماں بننے والی۔ مسکرا کر کہنے لگی، کہیں میری بہو امید سے تو نہیں؟ التمش نے مسکرا کر تائید کی تھی۔ وہ تو فوراً اپنی بہو کے صدقے واری جانے لگی تھی۔ جبار صاحب کو پتہ چلا کہ وارث آنے والا ہے تو رمیسا کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، جس کے بعد رنجشیں ختم ہو چکی تھیں اور سب مل کر رہنے لگے۔ وہیں اس رات CCTV فوٹیج بھی مل چکی تھی، جو کہ اس شام کی تھی جب رمیسا اور التمش لفٹ میں بند ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ فوٹیج التمش کو ملی تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ در حقیقت شام احمر ہی تھا، جو کہ خود رمیسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ آفس میں داخل ہوا تھا اور لفٹ میں آتی رمیسا کو دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر لفٹ بند کر دی، کیونکہ وہ خود ایک میکینک تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ رمیسا لفٹ میں ہی مر جائے اور اس سے شادی نہ کرنا پڑے، مگر نہ جانے کیسے لفٹ دوبارہ چل چکی تھی اور اندر رمیسا کو باس کے ساتھ دیکھ کر اسے نیا بہانہ مل چکا تھا کہ وہ اسے بدنام کر کے آفس میں لگے CCTV کیمرے میں یہ ساری معلومات آ چکی تھی۔ جب یہ معلومات قیوم صاحب کو التمش نے دکھائیں تو کافی روئے۔ احمر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ قیوم صاحب اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کچھ دیر معافی تلافی ہوتی رہی، مگر دھیرے دھیرے دل کا غبار ہٹا تو زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ چند ماہ بعد رمیسا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جس کے بعد تو جبار صاحب کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ 10 بکرے انہوں نے صدقے کے طور پر دیے تھے اور پھر شاندار عقیقہ کروا کر پورے خاندان کو مدعو کیا تھا۔
اس پورے فنکشن سے تھک ہار کر رات کو رمیسا چند ماہ کے بالاج کو اپنی گود میں لے کر بہلا رہی تھی جب التمش کمرے میں داخل ہوا۔ مسکرا کر نظر بھر کر اس نے اپنے بچے اور بیوی کو دیکھا، دونوں میں ہی جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ بڑے پیار سے قریب آ کر اس نے بالاج کو رمیسا کی گود سے اٹھایا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تھینک یو میری زندگی مکمل کرنے کے لیے میری جان۔ رمیسا کے گال سرخ لال ہونے لگے۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، جب بھی التمش کا لمس پاتی تھی تو یوں مسکراتی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے چھو رہا ہے۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی تھی۔